हेलो दोस्तों, मैं हूं सचान सर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें नए नए वीडियोस के। तो आज हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बात करने जा रहे हैं फ्रिक्शन के बारे में कि फ्रिक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या क्या कोफिशिएंट होते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो फ्रिक्शन को इफ़ेक्ट करेंगे। तो फ्रिक्शन में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहला तो फ्रिक्शन होता क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रिक्शन। सेकंड पढ़ेंगे व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तीसरा फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे। चौथा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये चार चीज़ें हम आज पढ़ने वाले हैं। आगे चलते हैं। फ्रिक्शन की डेफिनीशन। फ्रिक्शन है क्या? फ्रिक्शन एक प्रकार का फोर्स होता है जो दो सरफेस के बीच में होने वाले रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। फ्रिक्शन क्या होता है? दो सरफेस हैं, उनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो उसी रिलेटिव मोशन को अपोज करता है ये फ्रिक्शन फोर्स। यहाँ आप देख रहे होंगे एक ब्लॉक है और एक सरफेस है। ये एक जगह से कांटेक्ट हो रहे होंगे, इन दोनों का एक जगह कांटेक्ट हो रहा होगा। ये यहाँ पे कनेक्ट करते हैं एक दूसरे को। उसका बड़ा सा व्यू ये दिखाया गया है। तो इस सरफेस में बम्प्स होते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं। ये सरफेस पूरी तरीके से स्मूथ नहीं होती है। इन्हीं के कारण इसमें फ्रिक्शन पैदा होता है। जितना ज़्यादा स्मूथ सतह होगी फ्रिक्शन उतना ही कम होगा, जितनी सरफेस रफ होगी फ्रिक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। आगे बात करते हैं फ्रिक्शन कैसे काम करता है, हाउ फ्रिक्शन वर्क्स। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये दो सरफेस हैं, एक यही ब्लॉक की है और एक सरफेस जहाँ पर वो ब्लॉक रखा था। इस पर क्या है, कई सारे बम्प्स हैं, रिस्ट हैं। तो हम जब किसी ब्लॉक में, किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई करते हैं, ये अप्लाइड फोर्स है, तो उस दोनों सरफेसों के बीच में एक रिएक्शन फोर्स पैदा होता है जो उसको मना करता है अपनी पोजीशन से हटने के लिए, रोकता है, उसमें मूवमेंट होने से उसको रोकता है, उसका रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। वही फोर्स कहलाता है हमारा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रिक्शन के टाइप्स, कितने टाइप होते हैं फ्रिक्शन के? फ्रिक्शन दो टाइप का होता है, स्टैटिक और काइनेटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं तो यह फ्रिक्शन जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में होता है तब यह फ्रिक्शन काम करता है। जब बॉडी रेस्ट में होती है तब यह फ्रिक्शन काम करता है। दूसरी चीज, स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है और यह फ्रिक्शन सरफेस जितनी ज़्यादा रफ होगी उतना ही ज़्यादा होता है। अगला है काइनेटिक फ्रिक्शन। जब कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा होता है उस समय उसमें काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क करता है। काइनेटिक फ्रिक्शन दो प्रकार का होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन दो प्रकार का होता है, स्लाइडिंग और रोलिंग। ये देखो यहाँ पे ये बॉडी रखी हुई है, कोई वर्क नहीं है, कुछ नहीं है, आराम से रखी हुई है। हम इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लेकिन कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, तो ये कहलाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर इस बॉडी में फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं इसकी वैल्यू फ्रिक्शन से जैसे ही ज़्यादा होती है
अप्लाइड फोर्स का मान जब फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाता है तब ये बॉडी मोशन करने लगती है। अगर ये बॉडी स्लाइडिंग मोशन कर रही है, फिसल फिसल के मोशन कर रही है, तो उस समय इसमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगता है। जैसे कोई बड़ा सा लकड़ी का गुटका है, उसको हम खींच रहे हैं तो घिसट के चलेगा, तो वहाँ पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगेगा। अगर कोई बॉडी मूवमेंट कर रही है रोलिंग के थ्रू, जैसे गाड़ी का पहिया रोल करता है, स्लाइड नहीं करता है। स्लाइड कब करता है? जब ब्रेक लगा दो तो गाड़ी घसटती है, तो वो स्लाइडिंग है। लेकिन पहिया रोल कर रहा है, घूम रहा है, तो उस समय जो मोशन होता है उसे रोलिंग मोशन कहते हैं, और उस समय लगने वाले फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है। जैसे ये कोई फ्री बॉडी डायग्राम है, ये है हमारा फ्री बॉडी डायग्राम। इस पर हम समझते हैं कैसे क्या वर्क करता है। ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसमें नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है ये, और सरफेस के परपेंडिकुलर जो वर्क करता है फोर्स, उसे नॉर्मल फोर्स कहते हैं। हम इसको पकड़ के खींच रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ है, राइट हैंड साइड, ये अप्लाइड फोर्स कहलाता है। और अप्लाइड फोर्स के जस्ट अपोजिट लगता है फ्रिक्शन ऑफ फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करता है। और जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं, मोशन अप्लाई करते हैं, फोर्स मोशन उसी डायरेक्शन में होता है। ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम। फार्मूला ऑफ फ्रिक्शन, F बराबर म्यू एन, ये फ्रिक्शन का फार्मूला होता है। F बराबर म्यू एन। म्यू है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एन होता है हमारा नॉर्मल फोर्स जो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लंबवत लगता है। जैसे बॉडी है, ब्लॉक रखा हुआ है, तो इस ब्लॉक के नॉर्मल ये फोर्स लग रहा है, ये एन है। म्यू है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एक कोफिशिएंट होता है फ्रिक्शन का, उसे म्यू कहते हैं। म्यू की वैल्यू होती है tan थीटा के बराबर। आगे बात करेंगे इसमें। यह है स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन ए रैम्प, एक रैम्प है उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन पे बताया गया है। तो यहाँ हम देख रहे हैं एक बॉडी है जो आपको ग्रीन कलर की दिख रही है, ऑब्जेक्ट है, ये रखा हुआ है। इस पर नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है जो उसका वेट कहलाता है W, ये होता है mg के बराबर, W बराबर mg। और ये रेड कलर की जो लाइन है ये हमारा सरफेस के परपेंडिकुलर एक फोर्स लग रहा है, इसको हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स N। अब ये बॉडी सरफेस पर रेस्ट पोजीशन पे है, रखी हुई है, लेकिन इसकी टेंडेंसी है कि नीचे की ओर जाना चाहती है, लेकिन इसको किसी ने पकड़ के रखा है। जिसने पकड़ के रखा है वही फोर्स कहलाता है फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि Fs से दिखाया गया है। अब हम इस पे निकालेंगे, एक फार्मूला निकालेंगे, Fs की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकलेगी? कब? जब स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होता है। यहाँ देख रहे हैं W, तो W कैसा है? ये एक लाइन है, W कुछ ऐसा लग रहा है, ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा, यहाँ पर ये दिख रहा है एंगल, थीटा एंगल है। अब हम इस W के दो कंपोनेंट तोड़ेंगे। कैसे? इस पॉइंट पे, तो यहाँ से ये लाइन जाएगी ऐसे परपेंडिकुलर सरफेस के, और एक ये लाइन आ जाएगी, दो भागों में टूटेगा। ये थीटा है तो ये एंगल भी इसका थीटा होगा, ये एंगल भी इसका थीटा होगा। अब ये कैसे टूटता है? जिस एंगल के साथ ये फोर्स काम कर रहा होता है वो कॉस से टूटता है। ये हो जाएगा W cos थीटा, और ये हो जाएगा W sin थीटा। ये क्या हो जाएगा? W sin थीटा। ये बात समझ में आपको आ गई होगी शायद। अब चलो आगे देखते हैं। अब हम देख रहे हैं ये बॉडी, वही ब्लॉक जो था वो हमने मान लिया ये है। एक तो Fs लग रहा है इसमें, ये था आपका W, इसको हमने ऐसे तोड़ दिया, ये आपका N लग रहा है।
ये टूटा है W cos थीटा, ये टूटा है W sin थीटा। ये W ही दो भागों में टूट गया तो W का काम तो खत्म। ये फ्री बॉडी डायग्राम एक तरीके से बन गया। तो एफ एस किसके बराबर है? W sin थीटा के। एन बराबर है W cos थीटा के। एफ एस किसके बराबर है? W sin थीटा के। एफ एस बराबर है W sin थीटा के। एन बराबर किसके है? W cos थीटा के। हमने फार्मूला पढ़ा था फ्रिक्शन का, एफ एस बराबर म्यू एन, एन को कभी कभी आर भी लिखते हैं, एफ बराबर म्यू आर। एफ एस बराबर म्यू एन, तो म्यू का वैल्यू तो म्यू रहेगा, लेकिन एन की वैल्यू यहाँ पर क्या है? डब्ल्यू कॉस थीटा। तो एफ एस बराबर हो जाएगा, एफ एस बराबर हो जाएगा म्यू डब्ल्यू कॉस थीटा। एफ एस बराबर म्यू कॉस थीटा। यहाँ से एफ एस जो था आमने सामने था, ये दिया था ना हमने एफ एस, और ये था डब्ल्यू साइन थीटा, यहाँ से डब्ल्यू साइन थीटा, तो दो चीज़ें निकल के आ गई। एफ एस बराबर, अगर आपको नॉर्मल फोर्स दिया गया है तो एफ एस बराबर होगा म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू हो जाएगी डब्ल्यू कॉस थीटा। एक हो जाएगा एफ एस डायरेक्ट बराबर हो जाएगा डब्ल्यू साइन, सॉरी हाँ डब्ल्यू साइन थीटा के। यहाँ पर आप देख रहे होंगे W बराबर डब्ल्यू एक्स डायरेक्शन में जो है यहाँ पर ये बराबर एफ एस के। एफ एस किसके बराबर है? एम जी साइन थीटा के। तो इसको हम क्या करेंगे? इसको डब्ल्यू एफ एस बराबर म्यू एन होता है, तो म्यू की जगह रखा म्यू, एन की जगह एम जी कॉस थीटा। तो यहाँ से एफ एस बराबर हो जाएगा म्यू एम जी कॉस थीटा। जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। म्यू की वैल्यू होती है टेन थीटा के बराबर। ठीक है, क्लियर होगा? टेन थीटा हमारा थीटा ये होता है। लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन, अगला पॉइंट है लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये क्या होता है? तो जब ये हमने बनाया, यहाँ पर ये थीटा था, यही इसका लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। सॉरी नहीं, लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन ये नहीं होता है। लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये नॉर्मल फोर्स और ये फ्रिक्शनल फोर्स कहें, इनका जो रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट फोर्स और नॉर्मल फोर्स के बीच का जो एंगल होता है वही लिमिटिंग एंगल कहलाता है। बात समझ में आई? नॉर्मल फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स के बीच का एंगल हमारा लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये फाई कहलाता है। एंगल ऑफ रिपोज कह रहा है, इट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन टू द हॉरिजॉन्टल एट विच द बॉडी जस्ट बिगिंस टू मूव डाउन द प्लेन। ये कोई बॉडी रखी हुई है, मान लेते हैं ये बॉडी रखी हुई है, ये जो एंगल है अल्फा मान लेते हैं इसको, क्या है? अल्फा। तो कह रहा है इट इज़ द एंगल इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, झुकाव का जो एंगल होगा द प्लेन का, ये प्लेन है, ये इस प्लेन का जो झुकाव होगा किससे? हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से जो प्लेन का झुकाव है, जहाँ से बॉडी नीचे की ओर चलना शुरू कर दे। अभी रखी रेस्ट पोजीशन में, इसको मैं से उठाते जाते हैं ऊपर की तरफ, और जैसे ही बॉडी मूव करने लगे नीचे की तरफ, उस समय जो एंगल होता है उसे एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। क्लियर हो गई होगी मेरी बात? ये देखो यहाँ पर जो अल्फा है, ये जो अल्फा एंगल है यही एंगल ऑफ रिपोज है। अगले फ्रिक्शन के आगे के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे। आज के लिए हम इतना ही। अच्छे से इसको पढ़िए, ध्यान रखिए, और चीज़ों को फार्मूलाज हैं इनको अच्छे से याद करिए, और अगला लेक्चर में हम फ्रिक्शन में आगे बढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।